हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। मुझे लगता है कि अभी कल ही मेरी आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन एक हफ़्ता इतनी तेज़ी से गुजर जाता है पता नहीं चलता। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा हफ़्ता शुरू होता है बिरयानी से। उसकी 2 किस्तें देखते हुए हमें वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता। और ये 2 किस्तें भी बहुत ही मज़े की थी। जिस हिसाब से निसा और मिरान का रोमांस डेवलप हुआ है, और वो इस हफ़्ते की जो दूसरी किस्त थी उसके एंड में जब मिरान उसको कहता है कि पहले तो मेरी ज़रूरत थी, फिर तो मेरी आदत बनी और फिर तुमसे मोहब्बत हो गई, तो यकीन करें मेरे दिल में भी कुछ फुलझड़ियाँ सी जली। और वो जो एक मोमेंट था जब खुशहाल का किरदार मिरान इजहार मोहब्बत करता है अपना, और जो रमशा का किरदार निसा, जो निसा के चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, $1 मिलियन एक्सप्रेशंस। एंड आई हैव टू से जब एपिसोड्स में शुरू में जब मिरान को ये पता चलता है कि निसा भी उससे मोहब्बत करती है, तो खुशहाल ने जो परफॉर्म किया और जो सीन वो डिलीवर किया, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। आई अगेन वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ज़फ़र मिराज एंड बदर महमूद, द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ बिरयानी। ये उनकी एक बहुत ज़बरदस्त मेहनत है जिसकी सूरत में हम ये देख रहे हैं बिरयानी ड्रामा ना सिर्फ रेटिंग लेके आ रहा है बल्कि उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप लोग भी सब उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इश्क की आग बहुत बुरी होती है नसा, ये लगाए ना लगे और बुझे ना बुझे। इश्क 12:40 पे प्रेजेंटेशन है मेरी हमारे प्रोजेक्ट की। बेस्ट ऑफ लक। तुम नहीं आओगे? कोशिश करता हूँ। मीरान, तुम उसे जबरदस्ती अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। हम दोनों के बीच में जितने डिफरेंसेस हैं ना, मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी जान। आपको खुद से दूर रखना उसकी मजबूरी है, वो भाग रही है आपसे। She is in love with you. बिरयानी के बाद हम देखते हैं शेर, और इस बार शेर की टीम से मुझे थोड़ा सा गिला है। पिछले हफ्ते भी हमने शेर और फजर के बहुत ही थोड़े से सीन्स देखे। इस हफ्ते भी कहानी मुझे ऐसा लगता है शेर और फजर से मूव होके आहद की शादी की तरफ चली गई है। मेरा एज अ व्यूअर आहद की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम शेर और फजर पे ही फोकस रहें। शेर और फजर का क्या होगा, उनकी शादी होगी नहीं होगी, कितनी जल्दी होगी, मेरा सारा इंटरेस्ट उसी में है। एंड आई हैव टू से दानिश तैमूर और सारा खान की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उनके बहुत कम हमें सीन्स इस हफ्ते भी मिले। मैं चाहूँगा कि ये ड्रामा अब अपना फोकस शिफ्ट करे उस तरफ, और ये जो खिंच रहा है, जो कि अब सब आप लोगों को भी लगना शुरू हो गया है, इस पर थोड़ा सा काम किया जाए। और ड्रामा अगर कंक्लूड होने जा रहा है तो मेरे ख्याल में अब उसको कंक्लूड कर देना चाहिए, बजाय ये कि ऐसे ट्रैक्स इंट्रोड्यूस किए जाएँ जिनमें ऑडियंस का या व्यूवर्स का इतना इंटरेस्ट नहीं है। आशिक हो? हाँ। पागल हो जाओगे मेरी तरह? पहले आपकी तरह ही था, या आशिक बन गया। बस एक बार मुझे अमेरिकन सरजमीन पे उतरने दे, फिर देखिएगा किस तरह से डॉलरों की बारिश होती है। अब तुम देखना, कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ोगे कि कोई तुम्हारे करीब भी नहीं पहुंच पाए। अगर अपना ही पैसा लगाना था तो शेर की जरूरत क्या थी? वहाँ अंदर मेरा बाप तड़प रहा है और यहाँ सबके सब लापरवाह बैठे हुए। मैं अपनी औलाद के जाने का मातम मनाऊं या तुम्हारी बेइज्जती का? याद रखिएगा, उसका अमेरिका पहुंचना जरूरी है, वरना हमारा गेम ओवर है। मैं मंटो नहीं हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। पिछले हफ्ते भी 2 किस्तें बहुत ज़बरदस्त थी। अभी भी आपने एक किस्त देखी होगी तमाशा के एयर होने से कुछ देर पहले। अगेन बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, हर किरदार कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, हर किरदार कहीं ना कहीं जा रहा है। तो आपको भी एंटिसिपेशन होती है कि अब अगले हफ्ते की मंटो की साथ में क्या होगा। एंड आई थिंक जिस हिसाब से मैं मंटो नहीं हूँ पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में पिक किया है, ये आगे भी ये मोमेंटम अगर बरकरार रखेगा तो आने वाले टाइम में हमें, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा कि मैं मंटो नहीं हूँ कैन इमर्ज एज अ रियली स्ट्रॉन्ग ड्रामा। बहरहाल हमारे और आपके हफ्ते का सेंटर होता है तमाशा, और इस हफ्ते मुस्लिम वज़ीर की वजारत के बारे में हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुस्लिम की वजारत काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम का कंपैरिजन ऑब्वियसली उनसे आए पिछले 4 वज़ीरों के साथ होगा, और 4 वज़ीर कोई इतना कमाल नहीं कर पाए थे। मुस्लिम वाज अ स्ट्रॉन्ग वज़ीर। मुस्लिम ने काफ़ी सारी गेम्स को बहुत फेयरली
जज करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि एक दो गेम्स को वो फेयरली जज नहीं कर पाए, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से शायद पूरी की, दिखाने की कोशिश की कि वो एक फेयर वज़ीर हैं। उनकी जो वजारत की शुरुआत हुई वो सैफ को 12 घंटे की जेल देने से हुई, जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे थोड़ा सा इख्तलाफ है। सैफ 12 घंटे की जेल डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन जेल में जाने के बाद, जेल में पहुंचने के बाद सैफ ने जिस तरह से रिएक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम को तंग किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सैफ को 12 घंटे की जेल मिलनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन जिस हिसाब से चोरियां उन्होंने की और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम को वजारत को वो गिरा देंगे, उसके बाद 12 घंटे की जेल को इतनी बड़ी सज़ा मुझे लगी नहीं। और सैफ की ये जो स्ट्रैटेजी में एक चेंज आया है, मुझे ये पर्सनली चेंज समझ नहीं आया। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं, क्योंकि शुरू में सैफ की एक बात जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी वो ये थी, इवन अगर आपको याद होगा शुरू में जब सारा उमैर वज़ीर थी तो सैर ने बहरा ये कहा था कि मैं किसी की वजारत को गिराना नहीं चाहता, और ये एक बात है जो आई थिंक व्यूवर्स ने भी और फैंस ने भी सैफ के बारे में बहुत अप्रिशिएट की थी। तो ऐसी क्या वजह बनी कि इस बार मुस्लिम की वजारत में सैफ ने ये स्टैंड लिया कि उसको ये वजारत गिरानी है। लेकिन फिर एक गेम में जब सैफ ने यासीन को सेव किया और अपने सारे टॉयज़ यासीन को दे दिए, तो सैफ दोबारा दिलों के बादशाह बन गए। जैसे वो हमेशा कहते हैं कि सैफ दिलों का वज़ीर, तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। सैफ की एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनकी गेम को, स्ट्रैटेजी को बड़ा पसंद कर रहे हैं एंड ही इज़ स्टिल इन द रेस। इस बार वो सेव भी हुए वोटिंग से, पहली बार वो डेंजर जोन में आए थे। आई थिंक इससे उनको भी ये एहसास मिला होगा कि बाहर लोग उनको बहुत पसंद करें और उनको सेव करेंगे। इस हफ्ते कौन वज़ीर बनेगा मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बस की एपिसोड, तब वजारत का फ़ैसला अंदर अभी तक नहीं हुआ। जब वज़ीर बन जाएगा अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे कि जो इस हफ्ते का वज़ीर है वो कैसा है, उनकी वजारत कैसी रहेगी। पिछला हफ्ता तो टाइमर लगा हुआ था और इनको बहुत कम मौका मिला खाना बनाने का, खाना खाने का। अगले हफ्ते क्या होगा उसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार है। फ़िलहाल वक्त हुआ चाहता है ख्वातीन और हज़रात आपको आज के एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट से मिलाने का। अनदर वीक अनदर एलिमिनेशन, कांट से ये वाली एलिमिनेशन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मुझे ऐसा लगता है जो ठंडी सांस उन्होंने ली अपना नाम सुनने के बाद, वो भी शायद ये एलिमिनेशन एक्सपेक्ट कर रही थी। बस पे आ रही हैं सारा उमैर। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट। मैं बिल्कुल ठीक। क्या मैंने सही कहा जो आपकी ठंडी सांस आपने ली, जैसे बादशाह सलामत ने आपको पौधा पकड़ाया? जी जी। तो उस मोमेंट में आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका नाम ही लिया जाएगा? मैं शायद मेंटली प्रिपेयर थी कि ये चीज़ होने वाली है, और मैं ज़्यादा खुश, मेरे चेहरा अभी भी बता रहा होगा कि बहुत खिलखिला रहा है वो, और कि वो इसलिए क्योंकि वो जो मेरे छोटे मोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए ख़ुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 6 साल का है और जो छोटा है वो 4.5 साल का है, और 6 सालों में मैं कभी 24 घंटे के लिए भी बाहर नहीं रही हूँ। अच्छा। मैंने 5 हफ्ते गुजार दिए अपने बच्चों के बगैर, और मैं कैसे गुजारें ये एक माँ ही जान सकती है, और वो भी इतने बच्चों को कि बाप तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी काम के सिलसिले में इधर उधर जाना होता है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त औलाद से चिपकी रहती है, वो नहीं छोड़ सकती। तो ये मुझे लगता है कि तमाशा से ज़्यादा बड़ा टास्क मेरा ये था कि मैं उनके बगैर रह के दिखाऊँ, और मेरी कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे कि वो तमाशा में आने के लिए मुझे मेरी अम्मा ने एक स्पेसिफ़िक पेशेंस जो होता है वो उस चीज़ को गुजारने के लिए भेजा था, कि वो देखना चाहती थी कि मेरे अंदर कितना पेशेंस है, कि मैं कितने वक्त और हालात का सामना कर सकती हूँ, और अपने पे जो चीज़ें मेरे पे तारी हुई हुई हैं उन चीज़ों से कितना लड़ सकते हैं। तो मुझे फिर इन 5 हफ्तों में क्या सीखा आपने? क्या खोया, क्या पाया? खोया तो यहाँ आने से पहले है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ आने के बाद पाया मैंने बहुत कुछ है। जैसे 45 मिनट्स में खाना कितना पकना है और उसी में खाना है, और 45 मिनट्स में तैयार होना है, हर चीज़ लिमिटेड। और वो जो पिछले 4 हफ्तों में जो मैंने सीखा है वो ये कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे तमाशा में रह के आपको ना सब्र आ जाता है बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि हर कंटेस्टेंट अलग अलग नेचर का है। जैसे आप खुद भी मेंशन किया कि तमाशा में आने से पहले बहुत कुछ आपने खोया, एंड ऑब्वियसली एक पर्सनल आपकी लाइफ है, आपके बहुत सारे फैंस को शायद पता भी हो कुछ बातें, बहुत सारे नए फैंस आपके साथ जुड़े हैं तमाशा की वजह से जिनको नहीं भी पता हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसी बात दोहराएं। लेकिन तमाशा में आने की बुनियादी वजह क्या थी? तमाशा में आने की जो एक्चुअल वजह थी, जो सर्कमस्टांसेस से मैं गुजर रही थी, तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ टच रहना ज़रूरी था बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि एक ही फील्ड के आमना सामना रहता है,
क्योंकि बिकॉज मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे बोली थी, बहुत लोग जानते हैं, मैं एक अब ज़्यादा ढके चुके अल्फाज में तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आई गॉट डिवोर्स रिसेंटली, और तमाशा में आने से बहुत पहले। तो मैं उस चीज़ में थी क्योंकि आई एम अ सिंगल पेरेंट एज वेल, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तमाशा एक ऐसी जर्नी थी मेरे लिए कि यहाँ ना फ़ोन्स हैं, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कुछ है, तो आप थोड़ा मेंटली सुकून में भी रहते हैं एक तरीके से कि आप सबसे लाताल्लुक़ हैं। और मैं ऐसी जगह पे जाना, मेरे एक बार मुंह से निकला भी था कि मैं ऐसी जगह पे जाना चाहती हूँ जहाँ सिग्नल्स ही ना आए ना, जहाँ फ़ोन काम ही ना करे, कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज़्यादा अजीब एक्ट कर रही थी। सारे इंसान हैं, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इंसान फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे उल्टे सीधे स्टेप्स उठा लेता है जो उसको नहीं उठाने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि ये अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ऐसे टाइम पे मुझे ये 5 हफ्तों का टाइम मिल गया। आई थिंक ये मोर देन इनफ था मेरे लिए। तो वो सुकून आपको मिल पाया, क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारी बेसुकूनी आपने देखी। मैंने ये अपना, जब मैंने प्रोमो रिकॉर्ड करवाया था ना, तो उसमें मैंने अपनी एक लाइन बोली थी कि ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ये तमाशा मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है। तो वहाँ उन बच्चों की लड़ाइयाँ देख, मेरे लिए वो सब छोटे बहन भाइयों की तरह ही थे, बच्चों की तरह थे। ये अच्छा सॉरी, ये मैं कह रहा हूँ इतनी उम्र आपकी नहीं है अभी। आपने खुद ही एक एपिसोड में रिवील किया माहम से, जब आपकी बात हो रही थी, आपने कहा माहम यू 23, आई एम 37। यस, ऐसे ही कुछ है। तो 37 में ये क्या आपने ये माँ का रोल अज्यूम कर लिया? वो भी इतने बड़े बड़े जो लड़के लड़कियां हैं, या तो वो बच्चे होते, टीनेजर्स होते, तो मुझे समझ में आता। मुझे बिल्कुल आप कैसे, आप और जो बाकी सारे जो खवातीन मर्द और हज़रात 30s में हैं, मर्द और हज़रात में क्यों बोलूं भाई, लड़के लड़कियां जो 30s में, उन पे भी आपने ये ठप्पा लगवा दी है यार कि आप सब भी अब माँ और बाप बनने की, मतलब ग्रोन बच्चों के माँ बाप बनने की उम्र। नहीं, मेरा मकसद ये एक्चुअली बड़े बहन भाई जो होते हैं, तो वो भी तो माँ और बाप को ही रिप्लेस कर रहे होते हैं ना। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि मेरे आगे वो एक्सपीरियंस वाइज और उम्र वाइज छोटे ही थे, तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से, अपने 20 साल के करियर के एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया भी, लेकिन बहुत कुछ अच्छा पाया भी। तो मैं उस एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रही हूँ। तो ये जो 5 हफ्ते थे मेरे लिए, ये बहुत अच्छे थे। अच्छा, मेरी आदत है, मैं सब किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाती अनटिल अनलेस वो मेरा फड्डा ना हो, और जब तक कोई मुझे पिन नहीं करता तब तक मैं जवाब नहीं देती। बल्कि मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये मैं ज़ाहिर दिस क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, कि मेरा दाना पानी शायद इतना ही था तमाशा घर में, और ये मैं 5 हफ्ते रुक गई, मेरे लिए ये भी बहुत एहसास की बात है। वरना मैं तो अपने आप को समझती थी कि शायद 1 हफ्ता ही मुश्किल से चल जाऊँ, शायद पहली एलिमिनेशन मेरी ही हो जाए, क्योंकि बेसिकली आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर तमाशा घर, क्योंकि मुझे उस तरह के तमाशे नहीं करने आते। मैं बहुत पॉजिटिव सा इंसान हूँ, पॉजिटिव इन अ सेंस कि मुझसे लड़ाई नहीं होती। तो ये क्या आपको ऐसा लगता है या लगता था कि तमाशा घर में जब तक आप लड़ाई नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते? क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग सीज़न 1, 2, 3 मैंने ऐसा जितना फॉलो नहीं किया, लेकिन चलते फिरते जैसे रील्स वगैरह में जो देखा, तो उसमें मैंने यही देखा, मैंने ज़्यादातर जो रील्स देखी वो लड़ने वाली देखी हैं, कि हर इंसान उसमें लड़ता रहता है। आप लड़ नहीं सकती थी किसी और तरह से? आपने नहीं सोचा यार कि मैं ये टेबल पे लेके आती हूँ, लेट मी एंटरटेन एवरीबडी? आपका ऑब्वियसली इतना लंबा आपका करियर है, 20 साल है इंडस्ट्री में, तो आपने सोचा नहीं कि चले मैं किसी मुख्तलिफ तरीके से लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ? अच्छा, मेरे अंदर जो एक हिडन टैलेंट मैं समझती क्या हूँ, आई नो दैट आई एम अ वेरी गुड डांसर। ये तो हमने देखा ही नहीं आपका। सुबह जो गाना बज के जब आप उठते थे उसमें भी हमने नहीं देखा आपको। होती थी उस एक आंख बंद में मैं क्या नाचूं। मुझे एक तो अच्छा, मेरी बचपन से ना मेरी नेचर में ये चीज़ धम धम करते हुए उठता है ना, मेरा दिमाग सुन्न होता है, मैं डर के उड़ जाती हूँ। तो लेकिन यहाँ रह के मुझे ये डर भी मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो सुबह का जो पहला म्यूज़िक था, जो तमाशा का जब पहली सुबह जो थी हमारी, वो सबका दम निकल गया था कि क्या हो गया है, कौन सा भौजाल आ गया है। इसलिए क्योंकि इतना ख़तरनाक म्यूज़िक था वो तमाशा का, जो एंट्री होती है वो इतना दमदार म्यूज़िक है कि बैठे बैठे इंसान हिल जाए अंदर से, दिल दहक जाता है। बहुत मुख्तलिफ तरह के, फिर डिफरेंट है ना, फिर वो आदत हो गई सुनते सुनते। लेकिन वो जैसे पंजाबी मुझे नहीं समझ आती, तो मुझे समझ नहीं आता उन पे स्टेप्स क्या करना जी। भंगड़े से ज़्यादा मैं कच कर नहीं सकती पंजाबी के ऊपर, तो उनको देख देखा। अच्छा, पहला माइनस पॉइंट तो मेरा ये है कि उठते के साथ ही मेरी आंखें नहीं खुलती, तो मैं नाचूं क्या, और गिर पड़ गई अंधेपन में तो और लेने के देने हो जाएंगे। तो चक्कर में मैं यूँ ही रहती थी, मैं डायरेक्ट वॉशरूम जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो ड्यूटी होती थी वो किचन में ही होती थी। और मैं एज यू नो कि मैं किचन क्वीन हूँ खाने के टाइम पे
अच्छा, ये हमने बहुत आपके मुंह से भी सुना था शुरू में, आपने कहा जी मैं किचन क्वीन हूँ, लेकिन आपका जो ये टाइटल था ये मेरे ख्याल में काशिफ भाई ने आपसे छीन लिया था, क्योंकि किचन क्वीन तो वो ही किचन किंग बन गए थे, क्वीन ही थे वो। मैंने उनको आए थे तो पिछली बार यही कहा कि आपने वालदा का रोल अपना लिया था, एक लोगों को सबको खिला भी रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे। आप कुछ मजे का ऐसा बना लेती। मसाला चावल भी एक दरियाफ्त थी, आई थिंक वो काशिफ साहब की दरियाफ्त थी। नहीं, मैंने बिरयानी, काशिफ अलग टाइप के मसाले चावल बनाते थे, मैंने बिरयानी बनाई थी, मैंने अलग बनाया था। आपने एक बार अंडों के साथ बिरयानी को बनाई थी, वो काशिफ ने बनाई थी। वो काशिफ ने मैंने आपने क्या डिश बनाई अभी जो किचन क्वीन थी? मेरे पराठे बहुत तो किचन ये पराठे तो सब बना लेते हैं। नहीं, हर कोई नहीं बनाता अच्छे पराठे। मेरे बड़े लच्छेदार क्रिस्पी वाले पराठे होते हैं, वो पठानों वाले पराठे होते हैं मेरे हाथ के। भाई किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको यकीनन खिलाऊंगी। तो और इसके अलावा जैसे मुझे क्योंकि खानों का आइडिया है, मुझे खाने बनाने आते हैं अच्छे, तो वहाँ पे जो मसाले हमारे पास बड़े लिमिटेड मसाले होते थे, तो उसको मिक्स मैच करके किस तरह से बनाना है, क्या करना है, तो वो सेंस था मुझ में। काशिफ में तो था ही था, वो तो थे ही माशाल्लाह। और मुझ में भी ये था कि अगर उसके बाद अगर कोई वो कर सकता तो जैसे मसाला राइस को मैंने अपने हिसाब से बना लिया, तो उसमें कभी बिरयानी का टच दे के, बस में बोटियाँ नहीं थी, बिना बोटी के बिरयानी थी वो। ख्वातीनो हज़रात, सारा से हमारी गुफ्तगू जारी है, आप कहीं जाइएगा मत। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात, सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने 5 हफ्ते घर में स्पेंड किए, अब आप जब फिनाले हो जाएगा, जब विनर हो जाएंगे, सब कुछ होंगे, तो आप कोई पार्टी वार्टी करेंगी, अरेंज करेंगी कोई लंच या कोई डिनर जिसमें आप सबको बुलाएं और वाकई में सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छा सा खाना बना के सबको खिलाएं? बिल्कुल मेरी ये विश है, और मैं उसमें तो मेरी माँ भी मेरे साथ शामिल होगी ना, जिसमें एक्चुअली ममता, जिसमें जिन खानों में नजर आएगी, झलकेगी, तो वो तो फिर अपनी माँ के साथ बनाने। ये दावत एक प्लान हुई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब आएंगे उसमें? सब आएंगे जो जो यहाँ मौजूद हो, जो मतलब कराची के होंगे। आपका तो ऐसी किसी लड़ाई वैसी है भी नहीं? मेरी नहीं, हाँ, तो मेरे साथ तो सभी आएंगे। तो वो मेरा तो मशहूर होगा, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा हैशटैग बना, लेकिन सबने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया इस बात पे कि आप तो सारा न्यूट्रल उमेर बनेगी हैशटैग। तो मैं अब उसमें वो कहीं ऐसा ना कि वाकई मेरा हैशटैग न्यूट्रल वाला बन गया हो। 5 हफ्ते आप घर में थी, जब आपकी एलिमिनेशन हुई, तो इन 5 हफ्तों में आपको क्या लगता है कि ऑडियंस आपको कैसे परसीव कर रही थी? वो जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही होगी, तो मैं शायद उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं हूँ जो मुझे अपना लगता है। आपको क्या लगता है ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी जो आप नहीं डिलीवर कर? वो शायद थोड़ा मुझसे मिर्च मसाला एक्सपेक्ट कर रहे हों, क्योंकि जब मैं यहाँ से आने से पहले, तमाशा में आने से पहले, जब रिवील हुआ था सोशल मीडिया पे कि सारा उमैर आ रहे हैं, और मेरे साथ एक र्यूमर था, तब रिवील नहीं हुआ था, र्यूमर जो था, तो उस र्यूमर में ही मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि ओ ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आएंगी तो ये साइमा बलोच की तरह करेंगी, ये तो मैंने अपने लिए रिव्यूज ऐसे सुने थे। तो मुझे लगता है कि आप क्या शेल में चली गई ये देख के? कि नहीं, मैं हूँ नहीं ना, मैं ये तो बता रही हूँ। लोगों को ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, उनको शायद मेरे लुक से या मेरे फर्स्ट अपीयरेंस से शायद लुक से तो सब कहते हैं आप करीना कपूर से मिलती है आपकी शक्ल। जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मैं तब से ही मुझे कहते हैं। आपको लगता है कि आपकी मिलती है शक्ल करीना कपूर से? मैंने सुना है कि एक शक्ल के 6 लोग होते हैं इस दुनिया में, तो शायद दूसरी मैं ही हूँ। आप क्या सोच के गई थी यार कि मैं ये मेरा गेम प्लान होगा, या आप बगैर सोचे समझे गई थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, आई डोंट नो यू विल बिलीव इट और नॉट, लेकिन मैंने कुछ प्लान नहीं किया। अच्छा, मैंने शायद प्लान नहीं किया था, तभी मैं 5वें वीक में वापस बाहर आ गई। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मैं इतना लंबा चल गई। आपको लगता है अगर आप पहले गेम्स की वजह से सेव नहीं होती तो आप पहले आ जाती बाहर? मे बी, शायद मैं अपने टास्क की वजह से, जो पहला वीक जो था मेरा सबसे, तो वो तो मेरी वजारत छिनने की वजह से, जो मैं एलिमिनेशन में आई थी, तब तो मेरी आवाम ने मुझे बचा लिया, तो क्योंकि पहले वीक में ना इतना चीज़ें वाज़े नहीं होती, और आप वज़ीर बन भी गई थी, एग्जैक्टली, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। फिर वो फैन फॉलोइंग वगैरह ने उस वक्त बचा लिया था। तमाशा घर के हिसाब से शायद लोगों का जो सोचना है या देखने का नजरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे फैन फॉलोइंग नहीं काम आती, फिर तमाशा के हवाले से आपको देखा जा रहा है। आप ये सोच नहीं रही थी जब आप 5 हफ्ते तमाशा में थी, तो आप लोगों को एलिमिनेट होता हुआ भी देख रही थी, तो आपको नहीं ख्याल आया कि यार चलो मैं कुछ करती हूँ, लेट मी ब्रिंग माई ए गेम फॉरवर्ड,
मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके देखती हूँ, या आपको इंटरेस्ट ही नहीं था, बाय दिस टाइम आपका इंटरेस्ट अब खत्म हो गया था और आप वैसे ही बाहर आना चाहती थी? सच्ची सच्ची बता दें। कोई बात नहीं, मैं सच्ची बताऊंगी। वो बादशाह सलामत ने जब मुझे गमला दिया हाँ। तो सबसे पहले मेरी हंसी निकली थी, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ टची ज़रूर हुई, क्योंकि वो लोग सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे अभी, और बहुत गले लग के, क्योंकि जो किसी कंटेस्टेंट के जाने पे नहीं रोए वो लोग भी आज रोए। तो उनको देख के, उनका प्यार देख के मैं टची हुई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुशी थी निकलने की, क्योंकि मुझे अपने बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। मैं सच्ची बोलूँगी। तो लेकिन लड़कियों में सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रेटेजाइज करता है बाथरूम में जाके कि यार मैं यूँ करूँगी, अब मैं बाहर निकलूँगी तो अब मैं ऐसे कर दूँगी? मेरे सामने नहीं, मुझसे नहीं, लेकिन आपस में जैसे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स जो हुई हैं वो ज़ैनब बहुत करती। हालांकि ज़ैनब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि उसके साथ मैंने वैसे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो मैं वो वाली ज़ैनब को जानती। ये वाला ग्रुप तो मैंने खुद इसका फर्स्ट टाइम इस तमाशा में ही देखा, जो लड़ने झगड़ने वाला ग्रुप था। तो आप ये कह रही हैं कि ज़ैनब की और आपकी बाथरूम में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई जिसमें आप भी उसकी हिस्सेदार थी, या ज़ैनब ने आपको? नहीं, मैं उसके कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सेदार नहीं बनी वॉशरूम में। लेकिन वो स्ट्रेटेजाइज जरूर करती थी कि यार अब मैं जाके यूं करूंगी, अब मैं ऐसा रिएक्शन दूंगी, अब मैं ये करूंगी, इस तरह का प्लान तरीके के साथ। वो मुझे लगता है वो प्री प्लान करके करती थी। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और वो उसकी अच्छाइयाँ अपनी जगह, लेकिन उसकी 100 पे एक बुराई जो है वो ये है कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। वो बोलते वक्त नहीं सोचती। ज़ैनब और माहम में आपका ज़्यादा अच्छा दोस्त कौन है? जैसे आप बाहर आई अब तमाशा घर से, जब वो दोनों भी बाहर आ जाएंगी, पहली कॉल आप किसको करेंगी, ज़ैनब को या माहम को? ज़ैनब को, आई गेस। पहले ज़ैनब को करेंगी? ज़ैनब क्योंकि मेरी दोस्त अच्छी है। माम आपकी अच्छी दोस्त नहीं थी? माम मेरी बहन। माम को मैंने बहन का टाइटल दिया है और ज़ैनब को मैंने दोस्त का दिया है। एक सेकंड, आप ये कह रही हैं कि जब आपकी बहन और आपकी दोस्त बाहर आएंगी तो आप पहले दोस्त को फोन करेंगी, बहन को बाद में फोन करेंगी? हाँ, ये मेरा नेचर है। मैं आपको बताती हूँ। ये अगर आप मेरी अम्मा से पूछेंगे ना तो वो आपको इस बात पे स्टैंप लगा के देंगी कि मेरे दोस्त मेरे सगे रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं। तो यानी कि दूसरे अल्फाज में ये हो गया, माहम आपकी सगी बहन तो नहीं है, आपने मुंह बोली बहन बनाया माहम को। एक्चुअली माहम ने ना फर्स्ट डे आके मुझे टाइटल दे दिया था बड़ी बहन का। उसकी जो एक बहन है आयमा, तो वो कहती थी मुझे आप में अपनी आयमा आप ही नज़र आ रही हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपनी बहन मान लूँ यहाँ पे, तो मुझे ये होगा क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच हूँ। ये पहले दिन ही जब हम यहाँ से ओपनिंग पे जब जा रहे थे ना, फर्स्ट टाइम जब मिले थे यहीं पे हमारी ये बात में, तो मुझे बहुत स्वीट लगी वो। तो अब वो है भी, वो दिल की बहुत स्वीट है। वो जब वो दूसरों से जब लड़ने पे आती है तो वो फिर लड़ जाती है। तो फिर बीच में जो माहम आपको तंग कर रही थी, वो उसे मुझे टीस करती है। वो कहती है मैं जान के करती हूँ, और जब मैं उससे नाराज हो जाती हूँ और माहम ने बोला मुझे लग गया, मेरा खून वो सब ड्रामे थे उसके। उसको वो मैं अभी ये अला लेनानिया बोल रही हूँ, वो सब ड्रामे हैं। वो बहुत ड्रामा क्वीन है। अच्छा। उसको मैं उसके मुंह पे बोलती हूँ तू ड्रामा क्वीन है। तो वो आपको इतना इरिटेट और या तंग टीज कर रही थी, इसलिए लेकिन आप आगे से बाकायदा तौर पे टीज होती हुई नजर आ रही थी। हाँ, मैं हो रही है। और ऐसा लग रहा था सिर्फ माहम थी जो मुझे टीज कर सकती थी, बाकी मैं, क्योंकि मुझसे कभी किसी कोई भिड़ा ही नहीं। तो गुस्सा आपको जेन्युइन आ रहा था माहम पे उन दिनों में? हाँ, मुझे जेन्युइन आ रहा था, और उसको पता। यही वजह है कि मैं फिर कट ऑफ हो जाती हूँ ऐसे लोगों। जब मुझे ज़्यादा गुस्सा होता है, जब मुझे लगता है ना, क्योंकि मुझे ज़ैनब ने कभी टीज़ नहीं किया ना, तो शायद इसलिए मैंने ज़ैनब के लिए इस तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं बोली। ज़ैनब की सबसे लड़ाई हुई है सिवाय मेरे। अच्छा, तो जब आप देख रही थी कि ज़ैनब की सबके साथ लड़ाई हो रही है, आपको नहीं लगा कि आपको थोड़ा सा उस पर स्टैंड लेना चाहिए, या कोई स्टांस अपना दिखाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए कि आपकी भी कोई आवाज़ है उस मामले के ऊपर? जैसा मैंने पहले भी बोला और मैं हर बार बोलती हूँ कि फड्डे में जब तक मेरा नाम ना आए ना, मैं नहीं, लेकिन ये तमाशा घर है तो यहाँ पे तो इसका मकसद ही है कि मुझे लगता है तमाशा घर में मैं मिसफिट थी। आप मिसफिट थी। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि जब मैंने वो सीजन्स देखे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं तमाशा घर के लिए नहीं बनी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मोटो बेसिकली तमाशा में आने का कुछ और था। वो तो आपने बता दिया, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं उसी मोटो को लेके चल रही थी। मेरा मकसद यहाँ से जीतना या ट्रॉफी हासिल करना या वो नहीं था। मेरा मकसद था अपनी उस जंग से लड़ना। 5 हफ्तों में 5 वज़ीर हमने देखे, 5 वजारतें देखी। आप कैसे असेस करेंगी कि कौन सी वजारत सबसे अच्छी थी और कौन सी वजारत सबसे बुरी? अच्छी वजारत मुझे दानिया की थी, और ये मैंने वहाँ पे भी बोला था, दानिया बहुत अच्छी वजारत थी। उसका जो मुशीर था अहमर, जो मेरा दोस्त भी है और मेरा जो है को स्टार भी रह चुका है, को एक्टर, तो वो मुशीर भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद अगर मुझे कोई वजारत अच्छी लगी तो वो सबसे इस दानिया के बाद मुस्लिम की बहुत, उसको मेरे भाई बनाया है तो वो। और सबसे वर्स्ट वजारत शायद मेरी अपनी थी,
आपको क्या लगता है कि मैडी की वजारत ज़्यादा बुरी थी या सारा नीलम की? एज़ कम्पेयर टू मैडी तो फिर सारा की बुरी थी, क्योंकि मैडी की वजारत में मैडी ने खाने बहुत भी आ रहे थे ना, वो तो खाने, वो लग्जरी आइटम्स है, वो मैडी का कमाल तो लेकिन मैडी का कमाल नहीं था, वो तो हम पूरी टीम का कमाल था। जो हम वो राशन टास्क जीते थे उसमें मैडी का कुछ भी नहीं था। वो टास्क ज़ैनब की वजह से हम जीते, क्योंकि सातों के सातों उसने लिए थे पॉइंट्स, और दोनों टीम्स में से ज़ैनब ने वाहिद थी जिसने पूरे 7 वो नाम दिए थे, और वो सही डिसीजन मेकिंग के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैडी नहीं, मैडी वाज हु इज अ बेटर डिसीजन मेकर, मैडी या सारा नीलम? मैडी से बेहतर सारा थी, इसलिए क्योंकि मैडी कंफ्यूज हो जाता। बादशाह सलामत की जैसी वो एक आवाज़ आती थी ना, तो मैडी एकदम से ना कंफ्यूज हो जाता। मैडी के टाइम पे गेम्स बहुत ख़राब हुए, सारा के टाइम पे गेम्स इतने नहीं ख़राब हुए। ये अभी जो गेम हुई आपकी फ्लाइट वाली, उसमें एंड में मैडी ने कहा जी कि मैंने बड़ी स्ट्रैटेजी लगाई है और मैंने ये गेम खेली है और मैं बड़ा प्लान के साथ किया है। वो वाकई में मैडी का कोई प्लान था या बस वो हो गया इत्तेफाकन? नहीं, मैडी का शायद ये प्लान था कि उसने वो चीज़ जीतनी थी और उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, क्योंकि मैं ऑडियंस से तो झूठ नहीं बोल सकती ना, कि माइक तो लगा हुआ था। अब यहाँ पे मैं तमाशा घर में नहीं हूँ, यहाँ पे मैं क्यों बिला वजह किसी के दिल रखने के लिए ये बोलूँ, झूठ बोलूँ। और आपसे तो मैं ऑफ कोर्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे घर जाके अम्मा को भी देखना है। तो सच यही है कि मैडी ने मुझे स्पेशली बोला था। मैडी को एक्चुअली क्या बोला था मैडी ने? मैडी ने मुझे ये बोला था कि यार मुझे ये जीतना है, लेकिन मैं एक तरफ दोस्ती एक तरफ वो है। तो मैंने बल्कि ये भी बोला था उसको कि भाई अगर दानिया और मुझ में से किसी को करना चाहते हो माइनस तो मुझे कर दो भले, तुम अगर दानिया को दो, क्योंकि मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, बाकी सब दिल पे ले लेते हैं, बुरा मना लेंगे, फिर तुम्हारी दोस्ती पे बात आ जाएगी। तो फिर उसने दानिया को तो क्यों उसने कहा नहीं, टफ कॉम्पिटिटर है ना, तो दानिया के साथ उसने कहा नहीं यार अगर वो दानिया ये कर लेगी वो कर लेगी तो फिर हो जाएगा, मुझे दानिया साइकिल नहीं देगी, और दानिया का नंबर आएगा ना हम देगी ना वो देगी। दोस्ती में उसको पता है मैं ज़रा यारों की यार वाला इंसान हूँ। तो आपने उसको ये एश्योरेंस दी थी? आखिर के 5 मिनट में मैंने उसको दिया था जो मैंने उससे कमिटमेंट किया। ये आपने कमिटमेंट पहले कर ली थी कि मैं ये दे दूंगी? बिल्कुल की थी। तो बादशाह सलामत में इस पर मुझे डांटा भी था, कह रहे कि क्यों, मैं चाहती तो वो टास्क में मैं सेव हो सकती थी और मैं शायद इस हफ्ते आपके सामने ना होती। सोच आई आपको बाद में? नहीं, जो कमिटमेंट कर दी, रिग्रेट मुझे अभी नहीं आपको ये सोच नहीं आ रही कि वो आखिरी के 5 मिनट अगर आपने मैडी को ना दी होती? नॉट एट ऑल। और वो मेरा चेहरा बता रहा है कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, नॉट एट ऑल। 3 हफ्तों से मैं टास्क जीत के सेव हो रही थी। आई थिंक आप पहले हफ्ते ही अनसेफ थी सबसे पहले, हाँ वो हुआ था। बाकी उसके बाद मैं सारे हफ्ते मैंने अपनी मेहनत से टास्क जीत के मैं सेव हुई हूँ। तो मैं कभी पब्लिक में आई नहीं। शायद अगर मैं पहले आ जाती तो शायद ये पब्लिक मुझे पहले निकाल देती, तो फिर मुझे रिग्रेट होता कि यार मैं कुछ अर्सा मैं तमाशा घर में ऑनेस्टली स्पीकिंग चाहती तो मैं आखिर वक्त तक जाना थी, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि यार जब काशिफ चले गए ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये फ़ैन फॉलोइंग पे या आपके सीनियर होने पे या आपके अच्छे एक्टर होने पे, आपका स्टारडम पे नहीं होता, या किचन में रहने वाला सीन नहीं है। इसके लिए आपको हर हिसाब से आगे हर चीज़ में हर टॉपिक में रहना है, और मैं हर टॉपिक में आगे रहने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं हरफन मौला वाला इंसान नहीं हूँ। आपको क्या लगता है तमाशा सीज़न 4 कौन जीतेगा? जो मुझे लगता है वो दानिया या मुस्लिम में से। दानिया या मुस्लिम? क्या वजह, आपको क्यों लगता है ऐसा? कि बहुत पैशनेटेड है अपने जीत को लेके। ये हुआ यासीन भी अपनी जीत को लेके, उसको जैसे हार ना अच्छी नहीं लगती, वो कहता नहीं है लेकिन वो दिल पे ले लेता है कि वो उसका कहना और मानना ये है कि यार जब यहाँ तक आया हूँ तो अगर आगे नहीं गया ना तो मेरा मजाक उड़ने वाली बात है। तो मैंने उसकी आंखों में वो चीज़ देखी है, पैशन। माहम में भी वो जज्बा है, लेकिन माम इस तरह की कि विनर तो कोई एक होगा ना, एक वही ना, आप जज्बे तो सब में नजर आ रहे हैं, तो सब में होगा, लेकिन मेरे आपको लगता है कि जो सिवाय मेरे और काशिफ के बाकी सब में वो जज्बे हैं आगे जाने के। कहता हर कोई नहीं है, लेकिन मुस्लिम बहुत वाजे कर देता है कि मुझे बाय हो को बाय करो की ट्रॉफी लेनी है, चाहे कुछ हो जाए, मैं एंड टाइम तक कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अहमर ट्रॉफी के लिए कहता नहीं है, लेकिन जब टास्क आते हैं तो बस एक नाम आप बता दें कि जो आपको लगता है कि भाई ये जीतेगा। मैंने 2 लोगों के नाम दे दिए, दानिया और मुस्लिम। दानिया और मुस्लिम, इन दोनों में से कोई एक, आई गेस। ठीक है। और कौन आपको लगता है यार ये तो बस अगली बारी में इसने बाहर आ जाना है, अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते इसने बाहर आना ही? आई थिंक मेरे बाद मुझे लगता है कि शायद सारा। कोई 3 नाम ऐसे बताएं सारा नीलम के अलावा जो आपको लगता है कि यार इनकी गेम बहुत ही फारिग सी है, ये अभी नहीं तो सारा नीलम के बाद बारी बारी इन सब ने भी आ जाना है।
मलाइका। मलाइका। मुझे लगता है ज़ैनब भी आ जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे अंदाज़ा है उसके, क्योंकि जो एक नेगेटिविटी वाला उसने अपना एक इमेज बना लिया है ना, तो लोगों को इतनी भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है ज़ैनब भी बाहर हो जाए? ज़ैनब भी हो जाए बाहर। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आई गेस कमल। कमल भी बाहर। कमल, क्योंकि कमल दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी उस तरह का गेम नहीं खेलती, वो भी अल्लाह नाम पे कर रही है, चल रही है जो भी है। रिदा के बारे में आपने कोई बात नहीं की, रिदा की गेम को कैसे देखती हैं आप? बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी, क्योंकि उसका कोई इस तरह का चीज़ निकल के आई नहीं। वो हर वक्त चुप रहती, चीखती वो है नहीं, चिल्लाती वो है नहीं। वो भी मेरे तरह ही है इस वे में कि जो है वो किसी के फड्डे में बिला वजह टांग नहीं अड़ाती। ओमी के बारे में नहीं बताया आपने। ओमी को कैसे आप? ओमी भी एक्टर बहुत अच्छा है, कंटेस्टेंट भी अच्छा है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन कभी कभी अचानक अपने कैरेक्टर से आउट हो जाता है। वो दूसरों के कैरेक्टर, वो दूसरों को मशवरा देते देते वो अपने आप को मशवरा देना भूल जाता है, उसका ये प्रॉब्लम है। सैफ का नहीं आपने नाम लिया? दिलों का वजीर। दिलों का वजीर सैफ। दिलों का वजीर सैफ। वो दिल का अच्छा है, जो है मुँह पर है। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़कों से, तो उसकी वैसे कम ही लड़ाई हुई है, लड़कियों से ही ज़्यादा हुई है सैफ की, और मैं उसकी इस बात पे जो है उसकी कदर भी करती हूँ, और उसको जो है मैं समझती हूँ कि वो बड़ा अच्छा लड़का है, फेक नहीं है। प्लानिंग कर रहे हैं पीछे जैसे आपके? गेमिंग में सैफ की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। आई थिंक वो बहुत वाइज है यहाँ से, जज्बाती है लेकिन थोड़ा वाइजली खेलता है गेम, और उसका जो ग्रुप है ना वो उसके कंट्रोल में है, जो हम सब ने नोटिस किया है, और मैंने कभी वहाँ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप है ना वो नज़र आती है। दोस्तों के लिए लड़ जाते हैं। सैफ लग रहा है आपको लंबी रेस का घोड़ा? बिल्कुल लग रहा है। या आपको लगता है बाहर आ जाएगा? नहीं, वो भी लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा जज्बाती ना हुआ, लेकिन उसको अपने अल्फाजों पे कंट्रोल है। वो उस तरह का नहीं, वो बिलो द बेल्ट जाके बात नहीं करता, तो हो सकता है आवाम के दिल में वो जगह बनाए। जो विनर तो आपने कह दिया दानी और मुस्लिम। बिल्कुल, मैं अभी भी वही बोल रही हूँ। तो टॉप 5 में फिर 3 जो बाकी होंगे वो आपकी नज़र में कौन हो सकता है? सैफ भी टॉप 5 में आपको दिख रहा है? हाँ। ठीक है। माहम भी दिख रही है आपको टॉप 5 में? 4 हो गए, दानिया, मुस्लिम, माहम और सैफ। हाँ। एक और नाम 5 का बता दें जो आपको लगता है। यासीन। टॉप 5 ही आपके हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं बिलफर्ज के, अच्छा सारा ऑन दैट बेसिस आपको क्या लगता है कि इस वक्त अवाम में सबसे मकबूल कंटेस्टेंट, सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट कौन होगा? सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिलते होंगे? तो आप क्या दानिया और मुस्लिम का ही नाम लेंगी या आप किसी और का नाम लेंगी? नहीं, दानिया मुस्लिम को भी, क्योंकि ये लोग, अच्छा दानिया तो मैं वोट की इसलिए बात नहीं करती क्योंकि दानिया 5 हफ्तों में पहली बार आज एलिमिनेशन में आई है, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मुझे उसका तो मैं कहीं, सैफ भी पहली दफ़ा आया है, यासीन आ चुका है, मुस्लिम भी आ चुका है और वो बच गया, तो अवाम इसका मतलब मुस्लिम को पसंद कर रही है, तो वो जा सकता है आगे। वोट्स का तो अगर चले आज हम ये फैसला कर देते हैं कि यार ये 13 के 13 लोग अनसेफ हैं, वोटिंग की बेसिस पे होगा, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो नंबर 1 वो वज़ीर बनेगा, सबसे कम जिसको वोट्स मिलेंगे वो बाहर होगा, तो आपको क्या लगता है वोटिंग की बेसिस पे नंबर 1 वो कौन होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे? और बाहर सारा नीलम आपने कह दिया तो शायद चलें ये अज्यूम कर लेते सारा नीलम। हाँ। तो सबसे ज़्यादा वोट आपको क्या लगता है किसको मिलेंगे इन 13 कंटेस्टेंट्स में? आई थिंक मुस्लिम। ठीक है। मुस्लिम का जो वोट मांगने का एक तरीका है ना पब्लिक से, वो बड़ा यूनिक है। वो जिस तरह से बातें करता है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे सामने एक कैरेक्टर बैठा है आपके जिससे वो बात कर रहा है, तो आई थिंक पब्लिक को वो चीज़ शायद अट्रैक्ट करती हो, क्योंकि पब्लिक से बात, वो पब्लिक भी तो चाहती है ना कि उनसे बात की जाए, और जो पब्लिक से बात नहीं करेगा तो पब्लिक उससे बात नहीं करेगी। जो एक मेरे ख्याल से गिव एंड टेक वाला रिश्ता है आवाम का भी कंटेस्टेंट्स के साथ। अब क्या फैसला किया आपने करियर को लेके, क्या जर्नी, क्या पाथ चूज़ करना चाहेंगी? बैक टू वर्क, अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग एन एक्ट्रेस तो ऑफ कोर्स हमारा प्रोडक्शन हाउस और चैनल से हर वक्त एक फ़ोन का कॉल का इंतज़ार रहता है, और वो रहेगा इंशाल्लाह, जब तक जान है, जब तक दम है, करते रहेंगे, क्योंकि आगे मेरे 2 जाने भी हैं जिनको मैंने टेक केयर करना है, जिनको मैंने देखना है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अपनी माँ की दुआ से उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ, एक सिंगल पेरेंट अच्छा साबित हूँ, और मैं अपने बच्चों को एक उस जगह मुकाम पे पहुँचाऊँ इंशाल्लाह, और वो मैं अपने काम से और अपनी लगन से ही पहुँचा सकती हूँ इंशाल्लाह। कोई आपने ये सोचा कि यार अब ये 5 हफ्ते मैंने तमाशा में गुजारे,
तो अब मैं कुछ डिफरेंट तरह के रोल्स करना चाहूँगी बाहर आके। अब मैं नेगेटिव करना चाहूँगी ताकि मेरे अंदर आए नेगेटिविटी। बहुत होगा पॉजिटिविटी, तो मैं पॉजिटिव ही होके रह गई हूँ कि मैं थोड़ा सा तमाशा घर में नहीं कर सकी, तो कम से कम वहाँ तो कर दूँ, तो थोड़ी एक चाहत बन जाएगी कि कोई फ़ैन फॉलोइंग मेरी नेगेटिविटी में भी बन गई। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा। आप तमाशा घर से आई और फ़ौरन ही आपने हमें वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 5 हफ्ते थी आप तमाशा घर में, और शायद अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप हमें उतना नज़र नहीं आई जितना हम चाहते थे या एक्सपेक्टेशन थी, बट घर वालों के साथ आपकी जो मेमोरी है, जो एक बॉन्ड है, वो हमने देखा, और वो हमें तब भी नज़र आया जब आप घर से बाहर आई, सब बड़ा इमोशनल हुए। तो आई एम श्योर आप तमाशा फॉलो करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पहली एपिसोड से लेके अब तक का जो जर्नी है वो खुद देखूंगी कि मैं, और फिर मुझे शायद अपनी गलतियों का भी एहसास होगा डेफिनेटली शायद। और इंशाल्लाह शायद फिर हम फिनाले में आपको देखेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स आते हैं फिनाले में। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और तमाशा कंटेस्टेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।